Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see a sample paper for class 6th new NCERT of Social Science Exploring Society India and Beyond. So half yearly examination के एक sample paper देख लेते हैं social science का. ये 60 marks का paper होगा, 2.5 hours का इसमें timing है. So I hope all of you have watched all the previous videos which are based on sample papers for all the subjects. Playlist बनी हुई है, all the links are there in the description box. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, so please go through that. Okay? So ये set A है, एक और सेट में बना दूंगी, या जो दूसरा वाला चैनल है वहां पर जाके आप सेट बी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलिए देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है. तो सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, जो भी मार्क्स है वो इंडिकेट किए गए हैं आगे. और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, है ना. जो कि हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो सभी बच्चों के लिए काम आ जाएगा. ओके, सो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने दिया है. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए हुए हैं. एंड आंसर द क्वेश्चन इन द गिवन सीक्वेंस. जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे. और नहीं भी सीक्वेंस रहता है तो जैसे आप प्रश्न 1 या आंसर 1, आंसर 2 ऐसे करके नंबरिंग सही से कर सकते हैं. ओके, सो चलिए देख लेते हैं सैम्पल पेपर. टिप्स एंड ट्रिक्स की एक वीडियो मैंने कल अपलोड की है, उसका लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट जो है या सिर्फ एक वीडियो का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. प्लीज वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं. ओके, चलिए देखते हैं सैम्पल पेपर. सो यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए 60 मार्क्स रहेंगे और 2.5 आवर्स का टाइम रहेगा. अब देखते हैं सेक्शन ए. सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं 1-1 मार्क्स के. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है और 1-1 मार्क्स इनका आप देख सकते हैं मार्किंग स्कीम है. ठीक है, सो यहाँ तक 10 क्वेश्चन हो गया. फिर सेक्शन बी है. अब इसमें ट्रू फॉल्स 5 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के, और ये स्टेटमेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है. रीड करके और ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है. फिर सेक्शन सी है मैच देम. इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं आपके, इनको सही हमें यहाँ पर 1 से 5 तक और इधर ए से लेकर ई तक दिया हुआ है. जो सही मैच है उसको मैच करके आंसर बताना है. देन हेयर यू कैन सी सेक्शन डी. यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो 5 हैं, 1-1 मार्क का है. तो आप इसको 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में इसका आंसर कर सकते हैं. इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं. ओके, देन सेक्शन ई जो है ये आपका शॉर्ट आंसर है. ये वेरी शॉर्ट था, ये शॉर्ट आंसर है. इसमें 5 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के. ओके, 10 मार्क्स का ये टोटल सेक्शन है आपका. तो यहाँ 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं. फिर सेक्शन एफ देख लीजिए, यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, यानी 9 मार्क्स का ये टोटल सेक्शन है. यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर्स है, तो आपको 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना है. देन सेक्शन यहाँ पर जी देख लेते हैं. जी जो सेक्शन है केस बेस्ड स्टडीज दी गई है, जिसमें 2 केस है, केस 1 एंड केस 2. अब इस केस के बेसिस पे यहाँ 3 क्वेश्चन है. सो ये 1-1 मार्क का है तीनों क्वेश्चन, और यहाँ भी 3 क्वेश्चन है तो ये 1-1 मार्क का है. ठीक है, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का ये पेपर है आपका. ठीक है, ये 2-2 मार्क्स के है, सॉरी, नॉट 1-1 मार्क्स, ये 2-2 मार्क्स का है. ठीक, तो उसी हिसाब से आप आंसर लिखेंगे. तो 6 मार्क्स ये हो गए और 6 मार्क्स ये, टोटल 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 30 है आपका. फिर सेक्शन एच है, यहाँ पर मैप वर्क है. आपको एक पॉलिटिकल मैप दिया जाएगा इंडिया का. ये सारी चीजें जो दी गई हैं, जैसे अंडमान निकोबार, अरेबियन सी, दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया का, भारत की जो राजधानी है, या इंडियन ओशन, इनका लोकेशन आपको मैप पे मार्क करना है. ओके, तो ये आपका सैंपल पेपर है. नाउ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो है, और वैसे भी मैं बता देती हूँ, कहीं आप लोग वीडियो ना देखें तो यहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगी. पहला कि जो भी आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लेते हैं तो गो थ्रू करना है, पेपर को एक बार पूरा अच्छे से रीड करना है कि कहाँ पे क्या सेक्शन है, कौन से क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी हमने देखा है ना. फिर सेकंड है डोंट पैनिक. कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं आता होगा, है ना, कि अरे मैंने तैयारी नहीं की है, जो भी है. सो डोंट पैनिक आफ्टर सीइंग द टफ क्वेश्चन. सबके साथ ऐसा होता है. आपको बस ये अटेंशन पे करना है कि जो आता है वो अच्छे से लिखना है और वहीं से पेपर को स्टार्ट करना है. तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है. जो भी क्वेश्चन आता है वहां से आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये होती है बच्चों से कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं. तो जितने मार्क्स का है उतना ही मिलेगा, चाहे आप उसको कितना ही सुंदर लिख लो, है ना. तो इसमें आपको क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है उसी के अकॉर्डिंगली, ताकि लास्ट में आपको 10 मिनट्स एटलीस्ट मिल जाए. 5 to 10 मिनट्स आपको रिविजन के लिए बचाने हैं. ठीक है, रिवीजन इसमें आप अच्छे से करेंगे कि कोई क्वेश्चन नंबर गलत लिख के उसका आंसर किसी और क्वेश्चन का तो नहीं लिख दिया है, या फिर कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है. जैसे हम लोग लिख देते हैं आंसर नंबर 5 और सोचते हैं ये तो बहुत अच्छे से आता है, इसको बाद में मैं कंप्लीट कर लूंगी, फटाफट बाकी के पहले कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से आता है और वो छूट जाता है. इसीलिए सब चीजों के लिए आपको टाइम बचा कर रखना है. देन लास्ट इज हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए. अब वो आप सुधार तो सकते नहीं एट द एंड ऑफ द मोमेंट, जब एकदम लास्ट समय एग्जाम में तो आप राइटिंग तो सुधारेंगे नहीं ना. बस ये ध्यान रखना है जैसे आपने एक वर्ड लिखा एंड, देन उसके बाद एक पेंसिल का गैप, इतना गैप छोड़ के, जैसे इंडिया,
ठीक है। तो ये गैप छोड़ छोड़ के आपको लिखना है 1 पेंसिल गैप। वो जो वीडियो है मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। उसमें एग्जाम में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए वो सारी चीजें मैंने डिटेल में वहां पर समझाया है। ठीक है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर का गो थ्रू किया, जैसा कि मैंने आपको कहा आपको भी करना है, तो ऐसा क्यों करना है? अब यहाँ पर मैंने जैसे पॉज करके, आप उस वीडियो में भी बताया और अभी भी बता रही हूँ कि पॉज करके पहले आप इस पेपर को पूरा खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं अब आगे बढ़ा के और इसको देखना नहीं है, देख के आपको पेपर समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ये सारे सेक्शन आप पॉज करेंगे और उसके बाद इसके आंसर्स लिखेंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि शुरुआत कर दिया वीडियो देख लेते हैं तब करेंगे, सारे आंसर करो फिर चेक करो। ठीक। तो हम सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करते हैं पेपर को, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, दो दो करके देखते हैं। पहला है, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया और अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अर्थ जो हमारा ग्लोब है, ये आपने देखा होगा, कौन सी लाइन है जो इसको दो नदन और सदन भाग में बांटती है? कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है? प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, या आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। फिर है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या आर्कटिक। तो इसका आंसर क्या है दोनों का, चलिए देख लेते हैं। आई होप अभी तक आपने मार्क कर लिए होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, साथ के साथ आप आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके। तो इससे 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपकी साथ साथ हो जाएगी। बाकी आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, आप रफ कॉपी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक। और मेरा जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप चाहें तो पेपर सॉल्व करके अच्छे तरीके से आप मुझे जीमेल पे सेंड कर सकते हैं, उसकी फोटो खींचकर। मैं कॉपी चेक करके आपको बता पाऊंगी कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है। जो बच्चे टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप इसको पॉज करके आंसर लिख लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए। तो जीमेल आईडी आपको मिल जाएगी, कल्याण टीवी करके लिखा होगा, अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो उस पर आप सेंड कर दीजिए। तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी कि कहाँ पर क्या गलती हुई है, कहाँ पे क्या सुधार करना है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले वाले का आंसर है इक्वेटर। इक्वेटर जो है आप इससे भी याद रख सकते हैं, इक्वल और इक्वेटर देखो ये सेम लग रहा है, तो अर्थ को दो बराबर भागों में इक्वेटर बांटता है। ठीक है। ये एक ट्रिक बताइए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इससे कुछ रिलेट करें। ठीक। तो इक्वेटर इसका आंसर हो जाएगा। और लार्जेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है। ठीक है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आप मार्क करिएगा साथ में या फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का ओल्डेस्ट सोर्स क्या है? इतिहास का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है? कॉइन्स, सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसे हम पांडुलिपि बोलते हैं हिंदी में, और टूल्स, औजार। सबसे पहले प्राचीन जो हमारा इतिहास है उसके बारे में किन स्रोतों से हमें पता चलता है वो बताना है। देन व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इंडिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से इंडिया का पूरा नाम क्या है? सो इंडिया आर कंट्री, भारत आर लैंड, इंडिया दैट इज भारत आर नेशन। सो इसका आंसर देख लेते हैं, ये हमने पढ़ा था चैप्टर में। सो यहाँ आप देख सकते हो, विच इज द ओल्डेस्ट सोर्स, तो इसमें आ जाएगा इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले जो हार्ड सरफेस पे खुदाई करके चीजें लिखवाई गई हैं वो हमारे हिस्ट्री के सोर्स हैं। फिर सेकेंड है, पूरा नाम जो है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, ये आपको आर्टिकल 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वहां पर मेंशन करके दिया हुआ है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ये किस चीज का एग्जांपल है? संयुक्त परिवार, कम्युनिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री या इकोनॉमी। सो इसका आंसर मार्क करिए। सिक्स्थ है, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्कस्ड अंडर ग्रासरूट डेमोक्रेसी पार्ट 1। कौन से लेवल की गवर्नमेंट को हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में? पार्लियामेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी या स्टेट असेंबलीज। ग्राम स्तर का शासन किस अध्याय में वर्णित है? तो इसके आंसर देख लेते हैं हम। तो पहले का है कम्युनिटी, संयुक्त परिवार जो है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो है कम्युनिटी का पार्ट है, तो ए इसका आंसर हो गया। और इसमें हमने पंचायत लेवल का डिस्कस किया है ग्रास रूट डेमोक्रेसी में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th वाला। द अशोका पिलर इज सोर्स ऑफ। अशोक के जो स्तंभ है वो किस चीज के स्रोत हैं? ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री या सोसाइटी। फिर विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? सो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका। सो इसका आंसर देख लेते हैं। सो सबसे पहले अशोकन पिलर जो है वो हिस्ट्री, इतिहास के हमें स्रोत के फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं, जानकारी मिलती है। और आइलैंड कॉन्टिनेंट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं इसको? जब आप वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके चारों तरफ पानी ही पानी है ना। इस तरीके से नीचे की तरफ आपको वर्ल्ड मैप में देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन। ठीक, तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नाउ 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो वर्क डन फॉर अर्निंग मनी इज कॉल्ड।
पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? धन कमाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि, कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा, वॉलेंट्री वर्क, स्वैच्छिक कार्य। तो इसमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। देन विच इज इंडियाज नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, इंडिया का सबसे नॉर्थ वाला स्टेट कौन सा है? भारत उत्तरम मतलब नॉर्थ वाला राज्य या स्टेट कौन सा है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? इनमें से आपको करेक्ट टिक करना है। चलिए देखते हैं आंसर। सो यहाँ पर जब हम कोई भी काम पैसा कमाने के लिए करते हैं तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे ऊपर आता है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये हमने 1-1 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब सेक्शन बी है हमारा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। अब यहाँ पॉज करोगे, मैं रीड कर रही हूँ, साथ के साथ ट्रू फॉल्स जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो है अर्थ को नॉर्थ और साउथ दो बराबर भागों में बांटता है, ट्रू है या फॉल्स है? देन इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूरी तरीके से पश्चिमी गोलार्ध में है, ट्रू या फॉल्स? देन ओशन कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ अर्थ देन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट की अपेक्षा ओशन जो है ज्यादा मात्रा में है, तो इसका क्या होगा, ट्रू है या फॉल्स है? देन टाइमलाइन इज अ वे टू शो हिस्टोरिकल इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइमलाइन से हम जो भी इतिहास में या प्राचीन समय में इवेंट्स हुए हैं उनको क्रोनोलॉजी मतलब एक सीक्वेंस में हम अरेंज कर पाते हैं, क्या ये सही है? देन ग्राम सभा इज फाउंडेशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया, ग्राम सभा सबसे बेस जो नींव होती है, फाउंडेशन है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, ट्रू या फॉल्स ये बताइए। तो इसके हम आंसर्स देख लेते हैं। पहला है इक्वेटर जो है डिवाइड करता है अर्थ को दो हाफ में, नॉर्दर्न और सदर्न, एब्सोल्युटली ट्रू, ये सही है। इंडिया जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, नहीं ये गलत है क्योंकि इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। देन ओशन जो है लार्जर एरिया कवर करते हैं अर्थ पे एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट, एब्सोल्युटली, महासागर जो है 70% अप्रॉक्स है इंडिया का मतलब अर्थ पे, और कॉन्टिनेंट जो है अप्रॉक्स 30% है ना। सो 70% पानी है धरती पे और 30% लैंड एरिया है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है सही है। देन नेक्स्ट है टाइमलाइन एक तरीका है हिस्टोरिकल जो प्राचीन इवेंट्स है उनको क्रोनोलॉजी मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज करने का, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही है। काल रेखा ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में दिखाने का एक तरीका है। फिर ग्राम सभा ये एक न्यू होती है ग्रास रूट डेमोक्रेसी की इंडिया में, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जिस तरीके से आप चेक कर लेंगे किसके कितने मार्क्स आए, यहाँ आंसर दिए हुए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, तो अब मैच टाइम दिया हुआ है, हमें किससे मैच करना है वो आप बता सकते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, लार्जेस्ट ओशियन, एंशिएंट इंडियन एम्पायर, फिर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो देखिए पहला दिया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर पैसिफिक ओशन दिया हुआ है, फिर टाइमलाइन दिया हुआ है, अशोका द ग्रेट और फिर लोकसभा। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं, आई होप आप लोगों ने मिला दिया होगा। तो पहला यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अब यहाँ पे लास्ट वाले में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो उसकी जगह मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अगर 23.5 डिग्री साउथ लिखा है तो ये कौन सा इस लैटिट्यूड का क्या नाम होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स में एक क्वेश्चन सेम आ गया था इक्वेटर वाला, तो ये आप एक अलग क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ पैसिफिक ओशन, सो पैसिफिक ओशन क्या है, लार्जेस्ट ओशियन है। ये एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ। सो कौन सा ऐसा ओशन है विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, कौन सा ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम के ऊपर है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये दो हो गए। नाउ टाइमलाइन क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस होता है। देन अशोका कौन थे, एंशिएंट इंडियन एम्पायर थे, और लोकसभा लोअर हाउस है पार्लियामेंट का। अब पार्लियामेंट का लोअर हाउस लोकसभा है, तो अपर हाउस क्या होता है, ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दे दिए है ना। सो डोंट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने क्वेश्चन रिपीट कर दिए, हो जाता है। आप यहाँ पर मुझे बताएंगे अपर हाउस को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बताइए मुझे, ठीक। ये तीन क्वेश्चन मैंने दे दिए, जो भी रिपीटेटिव है उसकी जगह पर आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, अब इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर्स आप देख सकते हैं एक एक मार्क का है, तो या तो आप वन वर्ड में भी आंसर कर सकते हैं या फिर आप इनको एक लाइन में दो लाइन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा क्या होती है, देन
नेम एनी टू कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कोई से दो कॉन्टिनेंट के नाम बताने हैं, विश्व के दो महाद्वीपों के नाम लिखिए। फिर विच सोर्स टेल्स अस अबाउट एंशिएंट कॉइन्स, कौन से ऐसे सोर्स है जो हमें प्राचीन सिक्कों की जानकारी देते हैं। फिर हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा की जब मीटिंग होती है तो उसमें कौन मेन वहां पे अध्यक्ष कौन होता है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, ये बताना है। देन व्हाट डू वी कॉल पीपल लिविंग टुगेदर विद म्यूचुअल सपोर्ट इन अ ग्रुप, जब एक दूसरे की मदद करते हुए, देखो यहाँ लिखा है आपस में सहयोग करके समूह में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आप एक वर्ड में भी लिख सकते हैं। चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे इसके आंसर होंगे। लेट अस जस्ट सी। तो यहाँ पे पहला है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन है रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। इस तरीके से हमारा अगर ग्लोब है तो जो लाइन्स है नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही हैं उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देन इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। सेकंड क्वेश्चन है दो कॉन्टिनेंट हमें बताने हैं, तो फटाफट लिख दो यहाँ पर क्या आपका आंसर है। यहाँ आंसर देख लेते हैं, तो एशिया और अफ्रीका मैंने दो कॉन्टिनेंट बताए हैं, इसके अलावा और भी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। देन विच सोर्स टेल्स अस अबाउट एंशिएंट कॉइन, प्राचीन सिक्कों के बारे में हमें कौन से स्रोतों से पता चलता है, तो इसका आंसर है इंस्क्रिप्शन से। कॉइन्स आर स्टडीज थ्रू इंस्क्रिप्शंस, जो अभिलेख हैं उनसे पता चलता है। देन हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं उसमें अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरपंच। सरपंच इसको हेड करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है। देन व्हाट डू वी कॉल पीपल लिविंग टुगेदर विद म्यूचुअल सपोर्ट इन अ ग्रुप, सो जो लोग आपस में एक समूह में सहयोग करते हैं, एक दूसरे की ओर मिलकर रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी, ठीक है, समुदाय। ये इंग्लिश और हिंदी में आंसर आप लिख लेंगे, ठीक। तो ये एक एक मार्क के 5 क्वेश्चन हमने देख लिए। आई होप कि सबको 5 नहीं तो 4 तो आए होंगे मार्क्स, है ना। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेक्शन नंबर ई है यहाँ पर। इसमें दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप समझ गए कि आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना है, 2 लाइन का एटलीस्ट आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। फैक्चुअल है तो आप फैक्ट्स 2 लाइन में लिख सकते हैं। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन, कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में क्या डिफरेंस है। सो इसमें बहुत सारे आप आंसर लिख सकते हैं। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप और ओशन यानी महासागर, कोई 2 अंतर बताने, बहुत सारे अंतर है, आप इसके कोई से भी 2 बता सकते हैं, आगे मैं दिखा दूंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कम्युनिटी लिविंग के इंपॉर्टेंस क्या है, लोग अगर समुदाय में रहते हैं तो सामुदायिक जीवन का महत्व क्या है वो स्पष्ट करना है। फिर है व्हाट इज मेंट बाय इंडिया दैट इज भारत, हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा कि भारत का पूरा नाम जो हमारे संविधान में लिखा है वो लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो ये इंडिया दैट इज भारत से आप क्या समझते हैं वो बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 फंक्शंस ऑफ पंचायत, पंचायत के कोई 2 कार्य लिखने हैं हमें, ठीक है, तो ये भी हम देख लेंगे। देन व्हाई इज वर्क वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए काम करना, मनुष्य के लिए कार्य करना क्यों मूल्यवान है, वैल्यूएबल क्यों है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला था कॉन्टिनेंट और ओशियन में डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा दिया है कि कॉन्टिनेंट जो है लार्ज लैंड मास होता है, महाद्वीप बड़ा भूभाग होता है, मैंने सिंपल ऐसे लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉन्टिनेंट हैज लार्ज एरिया एज कम्पेयर टू ओशियन, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ओशियन का है लार्ज वाटर बॉडी, इसे हम महासागर कहते हैं, बड़ा जल क्षेत्र, ठीक है। सेकेंड है कम्युनिटी लिविंग की इंपॉर्टेंस क्या है, जब लोग समुदाय में ग्रुप बनाकर रहते हैं तो इससे क्या अच्छा होता है, तो ये देख लेते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी लिविंग, पहला है पीपल हेल्प ईच अदर इन नीड, जब जरूरत का समय आता है तो एक दूसरे की जो लोग हैं वो मदद करते हैं, इससे यूनिटी और कोऑपरेशन आता है, यूनिटी मतलब एकता आती है और कोऑपरेट करने की भावना आती है कि एक दूसरे की हमें मदद करनी है। इंश्योर सेफ्टी एंड डेवलपमेंट, एक दूसरे की सेफ्टी और डेवलपमेंट का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो सामुदायिक जीवन का महत्व है लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, एकता और सहयोग बढ़ता है, सुरक्षा और विकास होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत जो नाम है इससे आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इंडिया दैट इज भारत मीन्स बोथ इंडिया एंड भारत आर ऑफिशियल नेम्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के दोनों नाम एक्सेप्ट किए गए। कुछ लोग कह रहे थे इंडिया भी रखना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे भारत भी रखना चाहिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चलती थी उस वक्त, तो ये डिसाइड हुआ कि इस तरीके से लिखा जाए इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। तो ये दोनों नाम को एक्सेप्ट किया गया, ये ऑफिशियल नेम्स है, ये हमें पता चलता है इस फ्रेज से। सो इंडिया दैट इज भारत का अर्थ है भारत और इंडिया दोनों हमारे देश के आधिकारिक नाम है, आधिकारिक यानी ऑफिशियल नेम है। देन 2 फंक्शंस हमें पंचायत के बताने थे, पंचायत के 2 कार्य, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इंग्लिश में लिखा है मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, ये पहला फंक्शन है, एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो सॉल्व करना। तो 2 कार्य क्या हो गए, सफाई बनाए रखना और
विवाद को सुलझाना, ठीक है। देन नेक्स्ट है व्हाई इज वर्क वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए, हम जैसे लोगों के लिए कार्य करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मूल्यवान है। सो इसका आंसर है वर्क इज वैल्यूएबल बिकॉज इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिपेंडेंस। हम खुद पे निर्भर होते हैं, किसी पे हम निर्भर नहीं है पैसों के लिए या अपनी जरूरतों के लिए। हमें रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में अगर हम काम करते हैं, और लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए, हमारे लाइफ में जो खर्चे हैं, हमारी जो बेसिक दिनचर्या के जो एक्सपेंसेस हैं, उसको हम अगर कमाते हैं तो आसानी से निभा सकते हैं। जैसे कार्य मूल्यवान है क्योंकि यह जीविका, जो रोज के हमारे खर्चे हैं, सम्मान और आत्मनिर्भरता देता है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे आंसर्स लिखने थे, इसके 2-2 मार्क्स के थे ये। अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन एफ। यहाँ पर आपको दिया गया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, थोड़े बड़े बड़े लिखने होंगे, है ना। तो पहला है व्हाई इज अर्थ कंसिडर्ड अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ को यूनिक क्यों कहा जाता है, 3 रीजन हमें कोई बताने हैं। अब इसी को हिंदी में दिया है, पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह क्यों माना गया है या माना जाता है, 3 कारणों सहित हमें समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ टाइमलाइन हेल्प्स इन स्टडी ऑफ हिस्ट्री विद एग्जाम्पल। टाइमलाइन की मदद से हम हिस्ट्री को एक किस तरीके से सीक्वेंस में समझ पाते हैं, वो एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें बताना है। इतिहास के अध्ययन में काल रेखा कैसे सहायता करती है, उदाहरण सहित समझाइए। देन व्हाट इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होता है, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्राम सभा इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, मजबूत बनाने में ग्राम सभा का क्या रोल है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हिंदी में जमीनी लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र को सशक्त बनाने में ग्राम सभा की भूमिका समझाइए। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखेंगे अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, इसके 3 रीजंस देखेंगे, और हिंदी में भी इसका आंसर देखेंगे कि पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह क्यों माना गया है, 3 उदाहरणों के सहित हमें इसे समझाना है। तो चलिए देखते हैं आंसर एक एक करके। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 3 कारण बताने थे, मैंने यहाँ बहुत सारे कारण दे दिए, 4-5 दे दिए, आपको जो याद रह जाते हैं वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाई अर्थ इज कंसिडर्ड एज एन यूनिक प्लैनेट, सो अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अभी हमारी जानकारी में अर्थ सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, ग्रह है, जहां पे जीवन एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है। इट हैज ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट्स ब्रीदिंग, यहाँ पर ऑक्सीजन जैसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। इट हैज एबेंडेंट वाटर इन लिक्विड फॉर्म, यहाँ पानी पीने लायक है, लिक्विड फॉर्म में है, रिवर्स है, लेक्स है, ओशन के फॉर्म में है। देन टेम्परेचर इज मॉडरेट, टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा हॉट है, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बहुत ठंडा भी नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं है कि हम सर्वाइव ना कर पाए। ये सारी कंडीशन ऐसी सर्कमस्टांसेस बनाते हैं जिसपे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। द प्रेजेंस ऑफ सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स मेक्स इट्स अ लिविंग प्लैनेट, दस अर्थ इज अ यूनिक अमंग ऑल प्लैनेट, ठीक। अर्थ जो है सारे प्लैनेट्स में एक यूनिक है, इतनी सारी इसकी खासियत है। इसी को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, पृथ्वी को अद्वितीय क्यों माना जाता है, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है, इसमें ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, इसमें नदियां हैं, झीलें हैं, महासागर है, जिसमें पानी जो है तरल रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ का तापमान जीवन के अनुकूल है, ना ज्यादा है ना कम है। मिट्टी, पौधे, जीव जंतु जीवन को संभव बनाते हैं, इसीलिए पृथ्वी अद्वितीय ग्रह है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे था एक्सप्लेन हाउ अ टाइमलाइन हेल्प्स इन स्टडी ऑफ हिस्ट्री विद एग्जांपल। अब यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए पहले ही सारे क्वेश्चन एक साथ बोल दिए, ताकि क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन के साथ ही आंसर है, तो आप लिखोगे कैसे, इसीलिए वहां पॉज करके पहले लिखना, फिर यहाँ पर देखना, ठीक। सो टाइमलाइन कैसे हेल्प करता है हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में पढ़ने में, स्टडी करने में, तो उसका आंसर यहाँ देख लेते हैं। टाइमलाइन शोज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइमलाइन से हम इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजी में देख पाते हैं। इट मेक्स इजी टू कंपेयर इवेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, अलग अलग जो समय काल रहा है उसके इवेंट्स को कंपेयर करने में हमें आसानी होती है टाइमलाइन के थ्रू। देन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट्स बिटवीन इवेंट्स, ये जो भी घटनाएं हुई हैं, इवेंट्स हुई हैं, इसके कारण क्या थे, कॉज क्या थे और इसका असर क्या हुआ, वो हम अच्छे से समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 बीसी के अराउंड था, फिर बुद्धा का बर्थ एक सीक्वेंस है 563 बीसी, फिर मौर्यन एम्पायर 3rd सेंचुरी बीसी। सो विदाउट अ टाइमलाइन हिस्ट्री वुड लुक लाइक रैंडम स्टोरी। अगर पता ही ना हो कौन सी इवेंट पहले हुए कौन से बाद में हुए, तो हम तो कहेंगे कि जो मुगल थे वो बहुत पहले आए थे, फिर हम कहेंगे कि
बुद्ध भगवान जो थे अभी 100 साल पहले आए थे, हमें पता नहीं होगा ऐसे सीक्वेंस, है ना। तो इससे हमें एक पूरा एक रैंडम स्टोरी की तरह नहीं, हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में पढ़ने में मदद मिलती है। सो टाइमलाइन इज अ साइंटिफिक टूल टू स्टडी हिस्ट्री। एक साइंटिफिक टूल है ये जिससे हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में आंसर देख लेते हैं। सो काल रेखा इतिहास के अध्ययन में कैसे सहायक है? काल रेखा घटनाओं को कालानुक्रम, मतलब जैसे जैसे इवेंट हुए हैं उसमें दिखाती है। इससे विभिन्न काल की घटनाओं की तुलना करना आसान हो जाता है। यह कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट समझने में मदद करती है। किसके? जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमने देखा था, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व। देन काल रेखा के बिना इतिहास बिखरी हुई कहानियों जैसा लगता है कि कोई कहानी कभी सुन ली, कोई कहानी कभी सुन ली। इस प्रकार काल रेखा इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन कराती है। ठीक है, तो हमने हिंदी में भी देख लिया इसका आंसर। देखो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, एक आध पॉइंट मैंने ज्यादा ही दिए कि जो आपको याद रह जाए वो आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यानी जमीनी लोकतंत्र क्या है और ग्राम सभा का क्या रोल है डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में। ग्राम सभा की भूमिका समझाइए लोकतंत्र को सशक्त बनाने में। सो क्या आंसर हो जाएगा? सो ग्रास रूट डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी एट विलेज लेवल। जो गांव के लेवल पे जो डेमोक्रेसी होती है उसे हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें लोग खुद से डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज। गांव के जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं सभी ग्राम सभा के पार्ट होते हैं। इट अप्रूव्स प्लान्स मेड बाय पंचायत। पंचायत जो भी प्लान बनाती है वो सारे अप्रूव किसके थ्रू होते हैं? ग्राम सभा के थ्रू होते हैं, तभी कोई कार्य आगे हो सकता है। इट इंश्योर्स, ग्राम सभा जो है ये देखती है कि काम में ट्रांसपेरेंसी हो, धांधली ना हो, इक्वालिटी हो, पीपल्स वॉइस इन गवर्नेंस, लोगों की आवाज को सुना जाए गवर्नेंस के प्रोसेस में। सो दस ग्राम सभा इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी इन विलेजेस। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में ग्राम सभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। सो जमीनी लोकतंत्र और ग्राम सभा की भूमिका। जमीनी लोकतंत्र का अर्थ है गांव के स्तर का लोकतंत्र। इसमें लोग सीधे निर्णयों में भाग लेते हैं। ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क सदस्यों की सभा है। वयस्क यानी एडल्ट। ठीक, देन ये पंचायत की योजनाओं को मंजूरी देती है। ये पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और समानता को सुनिश्चित करती है। इसीलिए ग्राम सभा गांव में लोकतंत्र की रीढ़ है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक्शन नंबर जी है यहाँ पर। इसमें केस बेस्ड स्टडीज दी गई हैं, 2 केसेस हैं। तो पहला केस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स इट इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो इक्वेटर जो है यहाँ दिया है कि अर्थ को नॉर्थ और साउथ वाले हिस्से में बांटती है, ऐसे नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारा इक्वेटर हो गया। ठीक, यहाँ मैं ई लिख देती हूँ। और प्राइम मेरिडियन जो होता है इस तरीके से, ये जो दिया हुआ है प्राइम मेरिडियन जो है ये अर्थ को इधर ईस्टर्न और इधर वेस्टर्न पार्ट में बांटती है। तो ये क्या है? प्राइम मेरिडियन। ठीक, अब इसके 3 क्वेश्चंस हैं। इक्वेटर क्या है, फिर नेम द हेमिस्फीयर क्रिएटेड बाय प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की वजह से कौन कौन से हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध बनते हैं वो बताने हैं। विच लाइन पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन, लंदन से कौन सी लाइन होकर पास होती है, कौन सी रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में। ठीक है, और पहला क्वेश्चन था भूमध्य रेखा क्या है। तो इन तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहला है भूमध्य रेखा क्या है, तो इंग्लिश में लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर का है तो थोड़ा सा आपको 2 लाइन का लिखना है ना। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू इक्वल नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। देन भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। फिर है हेमिस्फीयर कौन से बनते हैं प्राइम मेरिडियन से, यानी जो प्रधान मध्याह्न है उसके द्वारा निर्मित 2 गोलार्धों के नाम बताने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम मेरिडियन क्रिएट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्रधान मध्याह्न पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है या बांटती है। ठीक है, देन विच लाइन पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन, कौन सी लाइन लंदन में जो ग्रीनविच जगह है वहां से होकर गुजरती है। तो प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो लाइन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को प्रधान मध्याह्न 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड।
ओके, नाउ केस 2 देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम सभा इज फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो बना उसका एक हम बोल सकते हैं कि नींव जो है वो ग्राम सभा के से शुरू होती है। इट इंक्लूड्स ऑल एडल्ट मेंबर्स ऑफ विलेज। इट मीट्स टू डिस्कस एंड अप्रूव द वर्क डन बाय पंचायत। पंचायत क्या काम करेगी, उसने जो काम किया है सही है या नहीं, ये सारी अप्रूवल देना किसका काम होता है, ग्राम सभा का। तो 3 क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या है, ठीक, व्हाट इज ग्राम सभा, देन हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन है, एंड मेंशन वन फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का कोई एक कार्य आपको लिखना है कि क्या होता है। इतनी बार मैंने आपको समझाया है और क्वेश्चंस में भी हमने देख लिया है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले का है ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा इज जनरल असेंबली ऑफ ऑल एडल्ट विलेजर्स। ग्राम सभा एक असेंबली है जिसमें गांव के सभी एडल्ट मेंबर्स उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क नागरिकों की एक सामान्य सभा है। देन हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, कौन कौन मेंबर्स होते हैं, सो इट मेंबर्स ऑल एडल्ट्स जो 18 साल से या उससे ज्यादा हैं, 18 साल के हैं या उससे ज्यादा हैं, गांव में जो भी व्यक्ति वयस्क हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। इसके सदस्य गांव के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वयस्क नागरिक होते हैं, ठीक है। देन मेंशन वन फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का कोई एक कार्य हमें बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। सो वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इट अप्रूव्स बजट एंड वर्क ऑफ पंचायत एंड रेजेस लोकल इशू। पंचायत जो होती है उसका कार्य, काम क्या करेगी वो पंचायत, या उसका बजट क्या है, कितने पैसे उसको दिए जाएंगे काम करने के लिए, या कोई लोकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है लोकल एरिया में, उसको रेज करना, उसको उसके लिए आवाज उठाना, ये सब काम होता है ग्राम सभा का, ठीक है। नाउ हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसका यह एक कार्य है पंचायत के बजट और कार्य को मंजूरी देना तथा स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करना, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करना, ठीक है, ताकि कोई स्टेप उठाया जाए और उसके लिए एक्शन लिया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन है हमारा H। यहाँ पे मैप वर्क दिया गया है कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेना है और ये सभी चीजें आपको लोकेट करनी है भारत के राजनीतिक मानचित्र पर। तो आगे मैप दिया हुआ है और पहला है हमारा अंडमान निकोबार, फिर है अरेबियन सी, फिर है दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया का, दिल्ली भारत की राजधानी, और इंडियन ओशन। अरेबियन सी को अरब सागर भी कहा जाता है। तो चलिए इस सब की हम लोकेशन मैप में देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक मैप दिया है आपको। जैसे पहला है अंडमान निकोबार, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये अंडमान निकोबार है, लेकिन इसको ऐसे नहीं आप एग्जाम में करेंगे। कैसे लिखेंगे, एक यहाँ डॉट बना देंगे, ठीक है, उसको आप सर्कल कर देंगे और फिर यहाँ पर एरो लिख के और यहाँ लिख देंगे अंडमान एंड निकोबार, ठीक। या फिर एक और तरीका है अंडमान एंड निकोबार, ऐसे लिख भी सकते हैं, या फिर एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर ए लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो ए वाला है इसका आंसर यहाँ है। फिर है अरेबियन सी, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो ब्लू ब्लू है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे, आप डॉट लगा के सर्कल कर देंगे और यहाँ लिख देंगे बी, कि अरेबियन सी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर है। फिर दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, वो कहाँ पर है, तो आप यहाँ मार्क कर देंगे, ठीक है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ दिल्ली है, ठीक है, या फिर दिल्ली मत लिखिए, आप लिख दीजिए सी, ठीक। देन इंडियन ओशन ये कहां पर है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर आप एक डॉट लगा के ऐसे सर्कल कर देंगे और लिख देंगे इंडियन ओशन या डी, या फिर डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के इस तरीके से मैप वर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दीज वीडियोस। कैसा लगा आपको सैम्पल पेपर, प्लीज लेट मी नो। एक और सेट में अपलोड कर दूंगी तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्लीज जैसे मैंने बताया है पॉज करके पहले पेपर को सॉल्व करिए, तब देखिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उस हिसाब से फिर आगे की तैयारी करिए, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। वी विल श्योरली मीट विद न्यू वीडियो और न्यू सैम्पल पेपर। Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.